बच्चों हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन में आज हम ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. What we mean by gravitational field, what we mean by gravitational potential, we are going to discuss it today in this lecture. तो देखिए बच्चों, जब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात आती है तो हम यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्सेस को हम एक्सप्लेन करते हैं. तो हेडिंग आज का हम डाल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. पहले फेज में ये कर लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, फील्ड. ओके, चलिए क्या होता है बच्चों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m और m1 और another body of mass small m, let us say, and it is at distance r, then at this point force is given by m upon r square. ये हमने पढ़ा था. इट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, दो बॉडी है, दोनों के बीच का ये सेंटर O1 है, ये सेंटर O2 है, इसका स्मॉल m है, ये कैपिटल M मास है. तो ये दोनों का फोर्स होता है, इतना फोर्स लगता है. और कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है. और अगर हम इसको r को इंक्रीज करें, अगर इफ r गोज और इंक्रीजिंग, इफ r इंक्रीजेस, बताइए f क्या होगा, देन f डिक्रीजेस. f डिक्रीज करता चला जाएगा. r को और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, और आगे ले जाइए, और आगे ले जाइए, इस डायरेक्शन में भी ले जाइए, उस डायरेक्शन में, इधर कहीं भी आप ले जाइए. जैसे एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद r इतना बढ़ जाएगा, देन फोर्स विल बिकम नेग्लिजिबल. फोर्स विल बिकम नेग्लिजिबल. हम जीरो नहीं कह रहे हैं, जीरो तो इन्फिनिटी पर होगा. जहां पर फोर्स आप एक्सपीरियंस नहीं करते हैं इस बॉडी की वजह से, नेग्लिजिबल हो जाएगा. एंड दिस स्पेस और रीजन अराउंड दिस चार्ज, दिस मास, जो स्पेस और जो रीजन है इन विच अनदर बॉडी केप्ट experiences a gravitational force is called gravitational field. So gravitational field क्या है, field क्या है, region है, space है around in any mass. So gravitational field of a body is the space or region around it in which another body experiences a force. अगर कोई दूसरी बॉडी लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर फोर्स लगता है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है. और अगर उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देन वी कैन से इट इज बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगी बॉडी. तो बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स है, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ये एक स्पेस है, एक रीजन है, किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी मास के अराउंड, जिसमें कोई दूसरी बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है, फोर्स एक्सपीरियंस करती है. कौन से वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे कोई बॉडी है, आप अर्थ के ऊपर यहां से रिलीज कर दीजिए, अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया. अब आप और हाइट पे ले जाइए, और हाइट पे, और एक डिस्टेंस ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद में अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी. तो दैट इज द लिमिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट स्पेस अराउंड द अर्थ इज नोन एज अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड. उसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. ठीक है, तो यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जो बॉडी होगी उसके ऊपर अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा. और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी, देन इट विल एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? Intensity of gravitational field of a body may be defined as, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या है, इट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट. अब देखो बच्चों, अगर ये पॉइंट, ये मास पास में रखा होगा तो आर की वैल्यू कम होगी. जितनी आर की वैल्यू कम होगी तो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा. और जैसे जैसे आर आगे जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, फोर्स वीक होता जाएगा. इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक दिस फील्ड इज. जितना पास में लोगे किसी भी मास के, किसी भी बॉडी के, उतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और जितना अवे जाएंगे उतना ही वीक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो intensity of gravitational field of a body may be defined as, क्या डिफाइन करेंगे, फोर्स experienced by unit mass in its gravitational field at any point. और यहां कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट मे बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास एट दैट पॉइंट. फिर आप ऐसे कर सकते हैं.
ठीक है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी, ये तो एक आपका थ्योरेटिकल टर्म हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड का, कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक फील्ड है, उसको हम इंटेंसिटी से मेजर करेंगे। और इंटेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं कि मान लीजिए इस P पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, ये कहलाएगा gravitational field intensity or gravitational field strength at any point. Why I am talking at any point? When you will change the point, अगर इस बॉडी को यहाँ ले आएंगे, इस बॉडी को अवे ले जाएंगे, इस बॉडी को टू और फ्रो अगर मूव कराएंगे तो R की वैल्यू चेंज होगी और ये फोर्स भी चेंज होगा। दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो क्या डिफाइन करेंगे, इफ F इज फोर्स ऑन मास स्मॉल m in the gravitational field of mass capital M। देखिए हम ये कहेंगे कि स्मॉल m जो मास है वो कैपिटल M के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, ये मार्कर है, इट इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज फॉलोइंग डाउनवर्ड। ऐसे ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा क्यों, ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो m मास पे कितना फोर्स है बच्चों, बताइए कौन सा वाला फोर्स और मास m पे कितना है f, और यूनिट मास पे कितना हो जाएगा F अपॉन m। I इज इक्वल टू F अपॉन m, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट P पॉइंट पर यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, एट पॉइंट P I इज इक्वल टू F अपॉन m। और इसकी SI यूनिट हो जाएगी बच्चों, SI यूनिट इज न्यूटन पर kg, ये हो जाएगी SI यूनिट न्यूटन पर kg। न्यूटन हो गया, ये kg होगा। ये कैसे आया ये फॉर्मूला इसलिए आया, m मास पे कितना फोर्स लगा हुआ है F, देखो इसमें तो फोर्स लगा हुआ है F, और यूनिट मास पे कितना हो जाएगा, यूनिट का मतलब m को कितना रख दे, 1 रख दे। तो m को जैसे आप 1 रखेंगे तो यहाँ या तो m से डिवाइड कर दीजिए या इसमें m की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो m मास पर फोर्स F, यूनिट मास पे फोर्स हो जाएगा m अपॉन f। ऐसे तो करते हैं, m मास पे फोर्स कितना लगा है F, यूनिट पे कितना लगेगा f अपॉन m, और इसी को बाय डेफिनेशन क्या कहा आपने, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और अगर f की वैल्यू ले लें बच्चों यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा, सॉरी के जी आ जाएगा, कैपिटल जी, m इंटू एम अपॉन, ये चार्ज नहीं है बच्चों, भाई वो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आ गया था कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ग्रेविटेशन का है, और ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स है आपका। और अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो देखिए कितना आएगा, सो I इज इक्वल टू जी एफ अपॉन एम कर दीजिए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, I इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में तो देखिए अगर इक्वेशन 1 से लिखोगे तो I वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, F वेक्टर अपॉन M आएगा, एक इक्वेशन। तो ये बन गई वेक्टर फॉर्म में, जो डायरेक्शन F की है वही डायरेक्शन किसकी, I की है। और यहां से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड I वेक्टर इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर R कैप, और यहां माइनस साइन लगेगा। अब देखिए इस माइनस साइन की फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले भी हमने बताई थी। माइनस साइन की फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो माइनस ये बताता है अट्रैक्टिव फोर्स है, जब भी फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स में कैसा साइन आता है, माइनस आता है। दूसरा जो आर की डायरेक्शन है, आई की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। आर कहां से मेजर करते हो, फर्स्ट बॉडी से, भाई इस पे निकालना है ना, इस पे निकालोगे तो कहां से मेजर करेंगे, अवे। तो आर की डायरेक्शन तो हो गई बच्चों ये वाली, और एफ की डायरेक्शन कौन सी है, अट्रैक्टिव, और इन दोनों को अपोजिट बताने के लिए क्या आएगा, माइनस साइन। So this is a way to write I in vector form. Vector form में भी लिख सकते हैं। So this is gravitational field and gravitational field intensity. तो एक theoretical term है, एक मैथमेटिकल टर्म है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये हम मेजर करेंगे फोर्स पर यूनिट मास। यहाँ यूनिट मास रख दीजिए, अगर ऐसा यूनिट में ले रहे तो 1 kg रख दीजिए। तो अगर इस फॉर्मूले में m की वैल्यू 1 रख दें, इस फॉर्मूले में स्मॉल m की वैल्यू 1 रख दें, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। ठीक है, ये भी कर सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, समझ आ गया। तो m मास कहां रखा हुआ है, दिस मास m इज केप्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कैपिटल M, तभी तो फोर्स लगेगा। इफ दिस मास इज बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड देन इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कितने स्पेस में है इसके अराउंड, वो उतने स्पेस में होगा जहां तक वो दूसरी बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अगर उसके बियॉन्ड कोई बॉडी रखी है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। और उसको आपने मेजर किया, ग्रेविटेशनल फोर्स
पर यूनिट मास एट एनी पॉइंट बच्चों। चलिए ये तो हो गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटरेस्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ वी कम टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आता है? लेट्स ट्राई टू डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या ले रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वी कम टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अगर हम यहां से, ये आपका आर डिस्टेंस है, कोई भी मान लीजिए डिस्टेंस आर है, यहां पर पी पॉइंट है, और इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी may be defined as in bringing a unit mass from infinity to a point in the gravitational field of the body। अगर किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड को आपको डिफाइन करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, तो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। If you are bringing unit mass from infinity to a point in the gravitational field, then it is called gravitational potential। बात समझ आई बच्चों? तो देखिए कैसे करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसको V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लेते हैं, लेकिन यहां भी हम V से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इसलिए लिख रहे हैं कि पॉइंट चेंज करते ही इसकी वैल्यू बदल जाएगी बच्चों। एट एनी पॉइंट में बी डिफाइंड, और ये पॉइंट कहां पर है? इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इन ऑब्वियसली अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा तो फिर तो फोर्स ही नहीं लगेगा। इन ग्रेविटेशनल फील्ड में बी डिफाइंड एज कैसे? द वर्क डन in bringing unit mass from infinity to that point। अच्छा भाई इन्फिनिटी से ही क्यों ले रहे हैं हम? इन्फिनिटी पे इसलिए ले रहे हैं कि इन्फिनिटी पे से फोर्स कैसा होगा? जीरो होगा। अगर यूनिट मास को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वहां फोर्स कैसा है? जीरो है। और जब उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में लेके आएंगे तो उस पर क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इन्फिनिटी से यानी कि बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड से और ग्रेविटेशनल फील्ड में एंट्री कराने में किसी भी बॉडी को, किसी भी मास को अगर उसको यूनिट मास कह देते हैं तो जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मान लीजिए ये m मास है और इसको m को हम कहां से लेकर आए? इन्फिनिटी से लेकर आए। देखो हमने इन्फिनिटी बना दिया बच्चों। ये आपका O2 है, ये स्मॉल m मास है, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ रहे हैं, P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। लेट W इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू W अपॉन M। बताइए हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया डेफिनेशन, W अपॉन M। M मास पे कितना, M मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ा? W। यूनिट मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W अपॉन M। और SI यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट इज इक्वल टू जूल पर केजी। ये हो जाएगी। और ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? वर्क इज स्केलर, मास इज स्केलर, सो पोटेंशियल इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी। तो ये वर्क की टर्म्स में मेजर करते हैं। और ये हमें समझ आ गया वर्क क्यों करना पड़ेगा। बॉडी कहां रखी थी? बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड थी, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी दूसरी बॉडी की वजह से। जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करेगी तो उस पर वर्क करना पड़ेगा, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और वही पर यूनिट मास क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसे करेंगे? हमारे पास ये फॉर्मूला कैसा है? देखो F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? G m अपॉन R स्क्वायर। R इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। अगर वहां से लेके आओगे तो R तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है। अगर वेरिएबल फंक्शन लेते हैं तो चलो x मान लेते हैं, R ये डिस्टेंस आपने मान लिया। तब कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम वेरिएबल फोर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? सबसे पहले कितने डिस्टेंस के लिए निकालोगे? dx डिस्टेंस के लिए। ये f लगेगा, ये dx डिस्टेंस है। यहाँ A पॉइंट से कौन से पॉइंट तक? B पॉइंट तक मूव कराइए, और फिर हम इसको इन्फिनिटी से लेके और इस डिस्टेंस R तक क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला निकालते हैं। हमें W चाहिए, W की वैल्यू रखते हैं, पोटेंशियल आ जाएगा यहाँ पे कितना होगा। तो हम निकाल रहे हैं द स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग और मूव भी कह सकते हैं, मास m फ्रॉम पॉइंट A टू B।
और कितना डिस्प्लेसमेंट है थ्रू इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx dw इज इक्वल टू f dx एंड y f dx फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स भी कैसा है अट्रैक्टिव, डिस्प्लेसमेंट भी किधर है टुवर्ड द फर्स्ट मास, और f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये हो जाएगा आपको कैपिटल G m अपॉन x स्क्वायर dx। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर यहां पे रखा हुआ ये डिस्टेंस कितना मान लिया आपने x मान लिया, सपोज दिस डिस्टेंस इज x और ये p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है r है, तो ये तो हमारा a से b तक का वर्णन हुआ। हमें तो इन्फिनिटी से p पॉइंट तक का चाहिए, p पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए ना, तो हमें यूनिट मास को कहां से लाना है इन्फिनिटी से लाना है, किस पॉइंट पे लाना है p पे लाना है, तो हमने a से b तक लेके आए, इतना वर्क करना पड़ा। इन्फिनिटी से p तक लाने के लिए क्या करोगे, इनफाइनाइट से लेके r तक इसे क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। सो द वर्क डन टू ब्रिंग मास m स्मॉल m फ्रॉम कहां से इन्फिनिटी टू पॉइंट p, इन्फिनिटी से p पॉइंट तक w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी से p पॉइंट का डिस्टेंस कितना है इस मास से r है, तो इन्फिनिटी टू r कितना हो जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। gmm कैन बी टेकन आउटसाइड, व्हाट इज 1 by x स्क्वायर माइनस 1 by x, इन्फिनिटी टू r दैट इज gmm, और कितना आ जाएगा माइनस और ले लीजिए 1 by r माइनस 1 by इंफिनिटी, इट विल बी माइनस gmm अपॉन r। देख लीजिए बच्चों ये आएगा, इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट रखने के बाद दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट p। और अगर ये वर्क, ये तो m मास को लाने में वर्क करना पड़ा, अगर इसकी वैल्यू यहां रख दे इक्वेशन 1 में तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, बताइए कितना हो जाएगा, VP कर दें, P से डिनोट कर दीजिए, अगर आप P लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट V भी लिख सकते हैं। W की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस gmm अपॉन r, और m से डिवाइड कर दीजिए, और V इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r। इट इज इक्वेशन नंबर 4। चलिए P पॉइंट हमने लिख दिया, इसलिए हटा देते हैं यहां से, तो V इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी वजह से, ड्यू टू a mass m, moving a mass m from infinity to any point। और किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो r पे डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल r पे डिपेंड करेगा। r पे कैसे डिपेंड करेगा, ये रहा r, जितना r ज्यादा होगा पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है, इट इज द वर्क डन ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स, ये बताता है। सो दिस इज द पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां पर, एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट पर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है बच्चों। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, हमने सीखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हमने सीखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन ये सब सिंगल मास पॉइंट की वजह से निकाले आपने, एक मास पॉइंट की वजह से इतने होते हैं। अगर एक से ज्यादा हो जाए, मोर देन 1 हो जाए, अगर आपके पास उसमें फोर्स भी लगेगा, तो उसमें देखिए कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, ये तो डेरिवेशन हो गया इसका। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम तीनों टॉपिक को एक साथ लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू a number of bodies, gravitational force due to a number of bodies or masses, that is group of bodies, masses कह दीजिए, bodies कह दीजिए, ये मतलब कैसे बनेगा। देखो एक बॉडी तो मान लीजिए ये है, ये आपका m1 है, ये बॉडी कौन सी है m2 है, ये बॉडी कौन सी है m3 है, और ऐसी कितने नंबर ऑफ बॉडीज हैं n है, और एक बॉडी यहाँ रखी है ये m0 है, और इनके बीच का डिस्टेंस r1, दिस डिस्टेंस r2, दिस डिस्टेंस r3 एंड दिस डिस्टेंस इज rn। फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी, इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना होगा। अभी तक तो दो मास के बीच का निकाला है, अब इसमें नेट फोर्स कितना होगा। नेट फोर्स देखिए, पहले अगर इस मास की वजह से निकालोगे तो इधर F1 आएगा, और इसको सॉरी आई कैन राइट F01, F0 मींस फोर्स ऑन मास m0 ड्यू टू मास m1। ये सिंबल हो गया, बड़ा आसान हो गया समझना। इस वाले पे कितना हो जाएगा, अट्रैक्टिव F02 हो जाएगा, इस पर F03 हो जाएगा, और इस पे कितना होगा, F0n होगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसको कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम लेते हैं, स्केलर में अलजेब्रिक सम लेते हैं। सो नेट फोर्स ऑन मास m0
दैट इज F0. F0 कह दिया, नेट फोर्स है, टोटल फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी F01, F02 एंड दिस इज F0n एंड दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो टोटल मास निकल जाता है, बेसिकली वेक्टर सम है, बिकॉज सो मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। ये मार्कर, एक फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, एक नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, क्या रिजल्टेंट होगा सबका, टेक द वेक्टर सम, और वेक्टर सम से हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल फोर्स और नेट फोर्स ऑन दिस मास m0। ओके, और अगर इंटेंसिटी निकालना हो तो इंटेंसिटी तो स्पेशल केस है फोर्स का। अच्छा देखिए, इसमें F01 की वैल्यू कितनी होगी, और आपको F01 निकालना होगा जी, कैपिटल स्मॉल m1 m0 अपॉन r1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा ना इन दोनों के बीच का, दो का तो फोर्स आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ लिया है। ऐसे ही आप F2 निकाल सकते हैं, ऐसे ही F0n निकाल सकते हैं, F01, F02, F0n, और सबकी जो वैल्यू आएगी वो वेक्टर सम ले लेंगे। और अगर इंटेंसिटी में यही फॉर्मूला अप्लाई करना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ए स्पेशल केस, बस उसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, m0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर किसी पॉइंट पर आपको यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए आप क्या लोगे, I0 इज इक्वल टू I01, या I1 I2 भी कर सकते हैं। ये मास m0 का मान लीजिए, तो m0 की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी आपको, दैट इज I02 एंड प्लस I0n। इसमें सब जगह m0 की वैल्यू 1 रख दीजिए, सब जगह 1 रखते चले जाइए, तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या लोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अच्छा ये तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, ये तो वेक्टर क्वांटिटी थी, दोनों का वेक्टर सम कर दिया आपने, तो ये तो क्या हुआ, दोनों स्पेशल केस हो गया। इसका स्पेशल केस जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास है, तो इसमें तो m0 मास पर फोर्स है, इसमें किस पर है, यूनिट मास पर है। तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या लेते हैं, ये तो एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, summation I is equal to 1 to n VI. The total potential, gravitational potential at any point in the gravitational field will be algebraic sum of the potentials due to all the individual masses at that point. Because it is a scalar quantity, that's why we take the algebraic sum, and when this is a vector quantity, then we take the vector sum. बात समझ आ गई। तो ये दो से ज्यादा है, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर एक से ज्यादा बॉडी रखी हुई है तो उस पर मास निकालिए। जैसे इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, मान लीजिए कोई स्क्वायर रखा हुआ है, ये आपका स्क्वायर है, एक मास यहाँ पर है, एक इधर रखा है, एक इधर, इस वाले पे इन तीनों की वजह से फोर्स निकालिए। तो उस टाइप में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ अगर 1 रख दें, 1 kg मास रख दें, यूनिट मास रख दें, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला फाइंड करेंगे, या कहीं आप यहाँ निकाल सकते हैं, इस तरह से यहाँ सेंटर पे निकालना हो तब भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दो का लेकर के फोर्स में और इसमें वेक्टर सम लेंगे इंटेंसिटी में, और पोटेंशियल में क्या लेंगे, एल्जेब्रिक सम लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू वन मास, ड्यू टू वन बॉडी, and a gravitational force due to a number of bodies, group of bodies, similarly potential due to a group of bodies बच्चों, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में कंटिन्यू।